हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 67। इससे पहले ऑलरेडी हमने 66 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल करंट अफेयर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सवाल है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई हैं? बताना है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई हैं? लद्दाख, कांचीपुरम, मदुरै। तो याद रखनी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति मदुरै में खोजी गई हैं। सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति का नाम क्या है? दक्षिणी वर्ड विंग, ठीक है, जो कि मदुरै में खोजी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये भी करंट अफेयर से ही संबंधित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर में से कोई नहीं। ध्यान रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, अर्थात सही आंसर होगा यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, आप कहेंगे कि ये करंट अफेयर्स का सवाल तो नहीं था, लेकिन इससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ध्यान में रखना है, जो कि करंट अफेयर से ही संबंधित है। क्या ध्यान रखना है? भारत ने राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर अध्ययन किया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। भारत ने राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर अध्ययन किया है, आपको ये लाइन याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, सींग वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये भी करंट अफेयर्स का ही सवाल है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक यानी से कोई नहीं। तो याद रखनी है, सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखना थोड़ा सा एक लाइन और यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है, ध्यान रखनी है। साथ ही साथ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, ये तो याद रखना ही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? बताना है, भारत में अक्टूबर हीट का मुख्य कारण क्या है? गर्म और शुष्क मौसम, या फिर उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, या फिर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, एक से अधिक यानी से कोई नहीं। तो याद रखनी है, अक्टूबर हीट या फिर अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, इसका सही आंसर होगा, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उच्च आर्द्रता और साथ ही साथ उच्च तापमान की वजह से देखेंगे कि अक्टूबर हीट होता है, या फिर अक्टूबर में थोड़ा सा उमस भरी गर्मी पड़ती है जो कह सकते हैं कष्टकारी होता है, ठीक ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? बताना है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 7, 6, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखनी है, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, ध्यान रखनी है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की सीमा के साथ लगे 7 देश हैं, कौन कौन? एक तो आपका है अफगानिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक ना। यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि किस देश के साथ कितने राज्य की सीमा लगती हैं, ठीक ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला याद रखिए, म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती हैं, ठीक है। कितने? 4 राज्यों की सीमा लगती हैं, जबकि भूटान के साथ भी 4 ही राज्यों की सीमा लगती हैं, और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य की सीमा लगती हैं, और बाकी जो बच गए सबके साथ 5-5 राज्यों की सीमा लगती हैं, ठीक है। तो हो गया आसान। अब कौन कौन सा राज्य लगता है तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आपको मैप के थ्रू याद रखनी होगी, ठीक है। याद रखिए, मैप को देखिए, मैप से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक ना। तो पाकिस्तान के साथ 5, अफगानिस्तान के साथ 1, चीन के साथ 5 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य, नेपाल के साथ 5 राज्य, और म्यांमार के साथ 4, और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही याद रखने आपको। अफगानिस्तान के साथ 1 लगता है, जो कि लद्दाख की सीमा आपको पता होगा, ठीक ना, 106 किलोमीटर।
इस बार याद रखना है भूटान के साथ 4 और म्यांमार के साथ 4, बाकी सब 5। आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोडा बेटा, पंचमढ़ी, गुरु शिखर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वहीं बात करें नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 2637 मीटर है। वहीं बात करें अन्नामलाई, तो इसकी ऊंचाई है, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुदी, जो कि 2695 मीटर की उसकी हाइट है। ठीक ना। इस बार बात करें हम लोग पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये जिंदागढ़ है, जो कि इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। वहीं बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ या धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये भी याद रखना है दक्षिण भारत के हैं या तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो ये अनाईमुड़ी है। ठीक ना। इसकी सर्वोच्च जो कह सकते हैं जो हाइट है कितना है, 2695 मीटर है। तो यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मध्य एशिया, सवाल है फिर से देखिएगा, सवाल है मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डॉन्स कहा जाता है, पूछताछ कहा जाता है, स्टेपी या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। डॉन्स तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है ना। बचा 2 ऑप्शन आपके पास। चलिए अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है मध्य एशिया एवं पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को स्टेपी कहा जाता है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखना है हंगरी के शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को पूछताछ कहा जाता है, ये याद रखना है। हंगरी के शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को पूछताछ कहा जाता है, आपको याद रखना है। डॉन्स तो हमने बता दिया ऑस्ट्रेलिया का है, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को डॉन्स कहा जाता है, याद रखना है। वही याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड कहा जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं, ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आपको PDF फाइलें मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी एक बार हम इसे रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहले तो पढ़ चुके हम लोग कि मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को स्टेपी कहा जाता है। स्टेपी घास के मैदान का विस्तार हंगरी, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, चीन आदि देशों में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय फिर से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को डॉन्स कहा जाता है, पहले बता चुके हैं। हंगरी के शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को पूछताछ कहा जाता है। न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र को कैंटरबरी कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र की दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड कहा जाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है। तो यहाँ से सारे अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? सवाल है भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में देखेंगे केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। इसका आपको डेट भी याद रखना है, कब पहुंचता है? 1 जून को पहुंचता है। कब यहाँ पे पहुंचता है? 1 जून को यहाँ पे देखेंगे मानसून पहुंच जाता है, याद रखनी है। चलिए अगला सवाल है, प्रोजेक्ट हाथी योजना कब प्रारंभ किया गया था? बताना है प्रोजेक्ट हाथी योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1992, 1990, 1973, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। याद होगा 1973 में हम देखे थे, हम लोग देखे थे वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, ये लाया गया था 1973 में। बचा 2 ऑप्शन, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत में बात करें तो हाथी योजना प्रारंभ जो प्रोजेक्ट लाया गया था ये 1992 में लाया गया था, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखनी है। बाकी टाइगर स्टेट्स के नाम से मध्य प्रदेश जाना जाता है, ठीक ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 में प्रारंभ किया गया था। बात करें अभी तो बाघ विश्व में सर्वाधिक यहाँ भारत में ही पाया जाता है, 3167।
और ये भी कह सकते हैं कि भारत में प्रथम बार बाघ की गणना 1972 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र है 8 डिग्री उत्तर में, या फिर 8 डिग्री दक्षिण में, या फिर 37 डिग्री दक्षिण में, या एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है भारत भूमध्य रेखा से है कितना है, 8 डिग्री उत्तर में है, या फिर 8 डिग्री दक्षिण में है, या फिर 37 डिग्री दक्षिण में है, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में स्थित है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। सवाल कुछ ऐसा था, अगर ये ग्लोब है तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी के ऊपर आप देखेंगे 8 डिग्री से भारत शुरुआत होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री से या फिर भूमध्य रेखा से 8 डिग्री उत्तर में भारत का देखेंगे कि स्थिति शुरुआत होती है। ठीक है, तो भारत भूमध्य रेखा से मात्र देखेंगे 8 डिग्री उत्तर में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। बताना है वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है वन्य घुड़खर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखनी है। महाराष्ट्र में याद रखना है तंसा अभयारण्य है एक, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तंसा अभयारण्य। ठीक है ना। वही बात है गोवा के बारे में, तो गोवा में ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद भी नहीं आ रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है, यदि ग्रीनविच पर शाम के 7:15 बज रहे हैं या 7:15 बज रहे हैं तो भारत में समय कितना होगा। बताना है आपको, यदि ग्रीनविच पर शाम के 7:15 हो रहे हैं, यानी 7:15 हो रहे हैं, तो बताना है कि भारत में समय कितना होगा, 7:15 AM या 12:15 PM या फिर 12:45 AM, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छे से सोचिए, समझिए, इसके बाद फिर आंसर दीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना जरूरी होता है, जैसे कि अगर आप 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर आपको 4 मिनट बढ़ाना होता है, अर्थात इस सिंपल से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री कवर करने में 1 डिग्री क्या हो जा रहे हैं 1 डिग्री कवर करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है ना। 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट का समय लगता है। आप देखेंगे कि भारत कितना आगे है, भारत देखेंगे कि ये 82.5 डिग्री पर स्थित है, अर्थात 0 डिग्री से आगे है। तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखेंगे 330 मिनट आएगा आपका। ठीक है, 330 मिनट, ठीक है ना, 330 मिनट आएगा निकल करके। ऐसे जब घंटा में चेंज करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट निकल करके आएगा। ठीक है, किन्हीं को ये लग रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई आप कैसे किए, तो आपका सिंपल सा मेथड है, किसी से भी आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसे तोड़ करके निकालिए, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से चेंज कर लीजिए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये तो मिक्स में दिया ही हुआ है। या फिर एक इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 82 गुना कर दिए 4 से, और प्लस में 1/2 में भी गुना कर दिए 4 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 चक 32, 8 चक 32। ठीक है, 328, और प्लस इधर 2, तो इधर जोड़ देंगे तो इधर 330 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है गुना करने का। तो ये हो गया 5 घंटा 30 मिनट। हम कह सकते हैं ग्रीनविच से भारत कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब यहाँ पे बज रहा है कितना, अभी ग्रीनविच में टाइम हो रहा है 7:15 हो रहा है, 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब जोड़ेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 5, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 7, 5, 12, यानी 12:45, जो कि रात के 12 बजे के बाद की बात होगी, जो कि यहाँ पे AM हो चुका होगा, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 12:45 AM। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो अब देखेंगे हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियाँ, यहाँ पे एक तो गंगा है और एक दूसरा है ब्रह्मपुत्र।
अर्थात 2 और 3 यहाँ पे सही है, अर्थात बी ऑप्शन सही दिख रहा है, बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं। अपने पर्वतीय मार्ग में ये नदियाँ गहरे गौज, वी-आकार की घाटियाँ, छिपरिकाएँ व जलप्रपात का निर्माण करती हैं तथा मैदानों में पहुँचने पर समतल घाटियों, गोखुर झीलों, बाढ़कृत मैदानों, विसर्पों तथा डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अफवाह तंत्र में मुख्यतः 3 नदियों का अफवाह तंत्र शामिल है। कौन कौन? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दक्षिण और पश्चिम से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनार, पेरियार आदि याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? नेपाल, भूटान, चीन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भूटान देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है, आप याद रख सकते हैं, अर्थात इसका सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। उगते सूरज की भूमि जापान को बोला जाता है, ये भी याद रखनी है, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं, स्वर्ण शिवालय या फिर स्वर्णिम पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है, और मोतियों के द्वीप बहरीन को कहा जाता है, आपको ये याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, टैगा वन विश्व के लगभग कितना % वन को कवर करता है? बताना है, टैगा वन विश्व के लगभग कितना % वन को कवर करता है? 22%, 29%, 32%, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, टैगा वन विश्व के लगभग 29% वन को कवर करता है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखनी है। टैगा वन विश्व के लगभग 29% वन को कवर करता है अकेले, टैगा वन। और ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे टैगा वन को बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है, टैगा वन को बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अगला सवाल है, गोवा का तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? बतानी है, गोवा का तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर, 580 किलोमीटर, 485 किलोमीटर, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 580 किलोमीटर आप देखेंगे केरल की ये तटीय रेखा की लंबाई है। चलिए आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 101 किलोमीटर। गोवा का तटीय रेखा की लंबाई 101 किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है गोवा का। चलिए आगे देखते हैं अगला। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, गोवा में भारत की सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है, और सबसे अधिक देखेंगे तो गुजरात की है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सवाल है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखनी है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भारतीय मौसम विभाग ये नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में स्थित है, भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद में स्थित है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला ये आपका है बेंगलुरु में स्थित है, जबकि CDAC जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कहते हैं, जो कि पुणे में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताना है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में अधिकांशतः लवणीय मिट्टी पाई जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? बताना है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह, बाघ, भालू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है, बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ही सही होगा। कमेंट आप लोगों को करके बताना है कि सरिस्का और रणथंभौर भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है, कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र बिहार के किस जिला में स्थित है? बेगूसराय, बांका, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखना है कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखनी है। और ये एनटीपीसी के द्वारा संचालित है, ये भी ध्यान रखना है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। ये एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र में देखेंगे कि लगभग 610 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है, याद रहेगा। ये भी याद रखिएगा बेगूसराय भी एनटीपीसी के द्वारा ही संचालित है, जो कि 2018 में इसे अधिग्रहण किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे 710 कितना 710 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। कितना? 710 मेगावाट का यहाँ पे बिजली उत्पादन किया जाता है। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।